हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं सेट नंबर 11 ऑफ द हिंदू एडिटोरियल सीरीज। आज का हमारा जो आर्टिकल है वो सीएए एंड एनआरसी के डिबेट के ऊपर है, सो काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग से हमें समझ आ रहा है कि ऑथर कहना क्या चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीएए इज नॉट अ हिंदू मुस्लिम इशू, यानी कि इसे हिंदू मुस्लिम का इशू नहीं बनाना चाहिए, इसके ऊपर दंगे नहीं होने चाहिए हमारी कंट्री में, क्योंकि ये हमारे कंट्री के सिटीजन्स को कंसर्न करता ही नहीं है। ठीक है। सब हेडिंग में लिखा हुआ है इंडियन मुस्लिम्स जो है उनको अपनी पॉलिटिकल फायर को रोक कर रखना चाहिए, बाद में यूज करना चाहिए जब एनआरसी लागू किया जाएगा, क्योंकि एनआरसी जो है वो उनकी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है, सीएए उनकी लाइफ को अफेक्ट नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। तो शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि सीएए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने से अच्छा है कि इंडियन मुस्लिम्स जो हैं उनको अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर है फिलहाल, उनकी बात को बिल्कुल सही मानना चाहिए। ठीक है, सही इसलिए मानना चाहिए क्योंकि अभी के टाइम में आप देख रहे हैं काफी सारे, उस टाइम पे जब ये आर्टिकल आया था काफी प्रोटेस्ट हो रहे थे। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये जो मेजरली मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे। इस वजह से मुस्लिम्स बहुत ज्यादा अनफेवरेबल लाइट में देखे जा रहे थे। लोगों को लग रहा था कि यार यही सारे दंगे करवा रहे हैं हमारे कंट्री में, या यही सारे लड़ाइयां करवा रहे हैं। तो ये जो डिबेट चल रहा था सीएए का पार्लियामेंट के अंदर, वहां पे अमित शाह जी ने कहा था कि ये जो बिल है ये किसी की सिटीजनशिप छीनने के लिए नहीं है, ये सिर्फ लोगों को सिटीजनशिप ग्रांट करने के लिए, जो बाहर से दूसरी कंट्रीज से रेफ्यूजीज आए हैं किसी तरह के प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए, उनको ये सिटीजनशिप ग्रांट करता है। तो इंडियन सिटीजन जो है उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे इनको एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी चाहिए ऑथर के हिसाब से। ठीक है, तो पहली बात तो सीएए के ऊपर प्रोटेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। ऑथर का ये मानना है कि हो सकता है कि सीएए बहुत हद तक उसके इम्प्लीमेंटेशन पर ब्रेक लग जाए, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट शायद मना कर दे कि ये जो लॉ है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। ठीक है, इट इज अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हो सकता है कि वो ये प्रूव कर दे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है ये लॉ, क्योंकि सबसे पहली नजर में देखते ही ये जो लॉ है इट डिस्क्रिमिनेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन फॉर द ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे बाकी सारी जितनी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उन सबको सिटीजनशिप दी जाएगी, सिर्फ मुस्लिम्स को नहीं दी जाएगी। तो इसलिए क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको गलत ठहरा दे और इसको इम्प्लीमेंट ना होने दे। अब यहाँ पे रिसेंटली एपेक्स कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसने कहा है कि भाई अभी फिलहाल के टाइम पे गवर्नमेंट के डिसीजन को वो चैलेंज नहीं करना चाहती है। और यहाँ पर लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, और ये इतना ऑब्वियसली वायलेट करता है कि कोर्ट जो है वो पूरी तरह से सीएए को एक्सेप्ट नहीं करेगी। हो सकता है वो उसको इम्प्लीमेंट करने भी दे, तब भी वो उसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस करेगी, ये जरूर है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडली दूसरी बात ये कि जितने भी सीवियर प्रोटेस्ट हुए हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ठीक है, असम के अंदर मेजरली, उसकी वजह से ये जो एक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन होना इमीडिएटली एटलीस्ट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने ऑपोजिशन के बाद गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल, असम दोनों जगह पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं इसके अगेंस्ट। तो यहाँ पे सीएए जो है ये इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए बहुत ज्यादा अनएक्सेप्टेबल है, मेजरली इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पर आते हैं बांग्लादेश से इमिग्रेंट्स या रेफ्यूजीज। उसके अंदर से जरूरी नहीं है ज्यादातर मुस्लिम्स हो, क्योंकि बहुत सारे बांग्लादेशी जो है वो हिंदूज हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तीसरी चीज ये है कि ये जो फाइट है अगेंस्ट सीएए, ये हिंदूज या फिर मुस्लिम्स को नहीं करनी चाहिए, उन लोगों को करनी चाहिए जो सेक्युलर माइंडेड है, यानी कि वो लोग जो ये मानते हैं कि सारे रिलीजन्स बराबर होते हैं। उन सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को इस चीज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो लॉ है ये रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हिंदूज और मुस्लिम्स जो हैं उस ग्रुप के अंदर भी जो सेक्युलर टाइप के लोग हैं, जिनको लगता है कि सारे रिलीजन बराबर है, वो लोग इस चीज के लिए फाइट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हिंदूज और मुस्लिम्स आपस में नहीं लड़ने चाहिए। ठीक है, हमें गवर्नमेंट के सामने प्रोटेस्ट करना है और उन्हें ये समझाना है कि ये जो लॉ है वो सेक्युलर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की बातें ऑथर कर रहे हैं। अब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम इशू अगर हम इसे बनाते हैं तो ये जो मेजोरिटेरियन एलिमेंट्स है, यानी कि वो लोग जो एक
मेजॉरिटी वाला व्यू रखते हैं वो इस लॉ का ऑपोजिशन नहीं होने देंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मुस्लिम जो है वो इस कंट्री में मेजॉरिटी में नहीं है, इसीलिए ये जो प्रोटेस्ट है ये बंद हो जाएंगी थोड़े टाइम बाद, क्योंकि एक मेजॉरिटी जो रीजन है या जो पार्ट है हमारी सोसाइटी का वो मुस्लिम्स नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं सीएए के अगेंस्ट। फाइनली मुस्लिम्स जो हैं उनको अपना जो जितनी भी एनर्जी है उसे बचा के रखना चाहिए फॉर द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली वो गवर्नमेंट का नेक्स्ट एजेंडा होने वाला है। इसके बाद सीएए के बाद नेक्स्ट चीज जो गवर्नमेंट लाने वाली है वो एनआरसी ही होगा, और उसकी वजह से शायद मुस्लिम्स के राइट्स छीने जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो कहा जा रहा है कि एक डिस्क्रिमिनेटरी सीएए है, ठीक है, तो यहाँ पर भले ही मुस्लिम्स का कोई साथ नहीं दे रहा है प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट सीएए, लेकिन अगर मुस्लिम्स एनआरसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे तो वहां पर कोर्ट्स भी उनका साथ देंगी और दूसरे लोग भी उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। दे विल गार्नर इवन मोर सपोर्ट। ठीक है, अभी फिलहाल के टाइम पे कोई उन्हें सपोर्ट नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि ये इंडियन सिटीजन्स को अफेक्ट कर ही नहीं रहा है लॉ। ठीक है, लेकिन जब एनआरसी आएगा तो वो हर इंडियन सिटीजन को अफेक्ट करने वाला है, इसलिए हो सकता है इसके अंदर इंडियन मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिले। इसलिए जो मुस्लिम्स हैं उनको सीएए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि एनआरसी के लिए वो अपनी एनर्जी बचा के रखे, क्योंकि उसके लिए उन्हें शायद प्रोटेस्ट करना पड़ेगा जहां पे उन्हें दूसरों का सपोर्ट भी मिल पाएगा। ठीक है, अभी जो एनआरसी प्रोसेस है जब ये असम में हुई थी तो वहां पर ये बहुत ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव थी। ठीक है, बीजेपी के लिए, क्योंकि 19 लाख पीपल जो है वो एनआरसी की लिस्ट से एक्सक्लूड कर दिए गए थे, क्योंकि वो सारे बंगाली हिंदूज थे जो कि बांग्लादेश से आए थे माइग्रेट करके। ठीक है, अब ये जो 19 लाख लोग थे ये सब बांग्लादेशी थे और ये असम में रह रहे थे। तो ये जो फाइनल लिस्ट आई उसके अंदर जो असम भारतीय जनता पार्टी है, ये बीजेपी के अंदर ही एक पार्टी, मतलब बीजेपी का ही एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन ये अलग हो गया इससे और इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, असम भारतीय जनता पार्टी। तो उन्होंने कहा कि आप एक नेशन वाइड एनआरसी करवाइए। तो यहाँ पे सीएए का प्राइमरी पर्पस क्या है कि वो हिंदू बांग्लादेशीज को सिटीजनशिप दे देगा। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ एनआरसी। ठीक है, यानी कि सबसे पहले लोग क्या करेंगे, एनआरसी की लिस्ट बनाएंगे कि कौन से इंडियन सिटीजन है, कौन से दूसरी कंट्रीज से आए हुए हैं, उन सब की लिस्ट बना के फिर ये देखेंगे कि उसमें से हिंदूज कौन है, सिख्स कौन है, जैन्स कौन है, वो सारे माइनॉरिटी ग्रुप्स जो इस लॉ में लिखे गए वो सब कौन है, उन सबको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, और जो मुस्लिम्स हैं उन्हें सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे असम के अंदर प्रॉब्लम ये हो रही थी कि 19 लाख लोग ऐसे थे जो कि उस एनआरसी लिस्ट से बाहर थे, यानी कि वो बांग्लादेश से आए हुए थे, लेकिन उसमें से कई सारे ऐसे थे जो कि बंगाली हिंदूज थे। तो अब उन सबको सिटीजनशिप देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को अकॉर्डिंग टू द सीएए, जो कि असम के लोगों को पसंद नहीं था, क्योंकि उनके रिसोर्सेज, उनकी जॉब्स, उनकी स्पेस वो सब लोग जो है बांग्लादेशियों ने कवर कर लिया था। ठीक है, जबकि वो इंडिया के सिटीजन्स भी नहीं थे, तो असम के लोग जो है उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था, इसीलिए वो इस सब चीज को अपोज कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अब क्योंकि बीजेपी को बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है, क्योंकि सीएए की वजह से एक पॉलिटिकल स्टॉर्म आ गया है असम के अंदर, वहां पे बहुत ज्यादा राइट्स हो रही है, दंगे हो रहे हैं, तो ये भी हो सकता है एंड में जाके कि असम के अंदर जो बीजेपी का नेक्स्ट इलेक्शन है वो शायद हार जाए वहां पे, क्योंकि असम की बातें वो नहीं सुन रहा है। उसने सीएए को फिर भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है, जबकि उसे पता है कि वहां पे इतने सारे बंगाली हिंदूज हैं जिन्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी थ्रू सीएए। ठीक है, इसके अलावा ऐसे भी कई सारी चीजें हैं जिनके अंदर इंडियन मुस्लिम्स जो है उन्हें टारगेट किया जाएगा, क्योंकि इंडियन मुस्लिम्स सीएए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है लोग उन्हें टारगेट करें। टारगेट क्यों करेंगे, क्योंकि वो लोग बोलेंगे कि इन्होंने तो हिंदू मुस्लिम इशू बना दिया, ऐसे दंगे कर रहे हैं ये लोग, तो ठीक है ये लोग एंटी नेशनल है, ऐसा लोग बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर बीजेपी जो है वो पैन हिंदू कार्ड चलाती है, ठीक है, यानी कि वो हिंदुइज्म को प्रमोट कर रही है, तो वो सब चलेगा। लेकिन अगर अभी के टाइम में जो मुस्लिम्स है वो पैन इस्लामिक कार्ड चलाएंगे, यानी कि वो इस्लाम के प्रॉफिट की बात करेंगे या इस्लाम के एडवांटेज की बात करेंगे, तो हो सकता है उन्हें एंटी नेशनल करार दे दिया जाए, क्योंकि वो दंगे कर रहे हैं।
ठीक है। तो इसीलिए अभी के टाइम पे इंडियन मुस्लिम्स के लिए ये बहुत ही बेकार चीज होगी, बिल्कुल इम्प्रूडेंट चीज होगी। ऑदर इसके लिए बिल्कुल एडवाइस नहीं करते, बहुत ही बुरा होगा अगर इंडियन मुस्लिम्स अभी के टाइम पे CAA के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, उन्हें ही टारगेट किया जाएगा, उन्हें ही लेबल कर दिया जाएगा एज एंटी नेशनलिस्ट, जबकि CAA से उन्हें कोई फायदा हो ही नहीं रहा है। लोगों को ये लगेगा कि ये जो मुस्लिम्स हैं वो इलीगल बांग्लादेशी मुस्लिम माइग्रेंट्स जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि CAA तो इन्हीं को बाहर निकालने की बात कर रहा है ना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑदर एडवाइस कर रहे हैं हमारे इंडियन मुस्लिम्स को, कह रहे हैं कि अभी प्रोटेस्ट करने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे लिए है ही नहीं, तुम्हें ये अफेक्ट करेगा ही नहीं। CAA NRC तुम्हें अफेक्ट करेगा, तो जब वो लागू हो तो तुम उसके अगेंस्ट अपोज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि दे नीड टू कंजर्व देयर पॉलिटिकल एनर्जी टू कन्फ्रंट द NRIC मूव विच विल बी फार मोर पर्टिनेंट टू देयर फ्यूचर, जो उनके फ्यूचर को थोड़ा ज्यादा अफेक्ट करेगा, उनकी लाइफ को ज्यादा अफेक्ट करेगा, इसलिए उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए उन्हें अपनी एनर्जी बचा कर रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है या मेन पर्पस क्या है? तो मुझे लगता है पैसेज में सिंपली ऑथर ये एडवाइस देना चाह रहे हैं इंडियन मुस्लिम्स को कि अभी CAA के अगेंस्ट प्रोटेस्ट मत करो, क्योंकि अभी कोई तुम्हारा सपोर्ट नहीं करने वाला, लेकिन अगर तुम NRC के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करोगे जब वो लागू होगा तब शायद तुम्हें ज्यादा सपोर्ट मिले, क्योंकि NRC सारे इंडियन सिटीजन्स को अफेक्ट करने वाला है, ठीक है। ए है, इंडियन मुस्लिम शुड टेक होम मिनिस्टर अमित शाह एट हिज वर्ड दैट दे हैव नो रीजन टू फियर because CAA doesn't mean to snatch citizenship from anyone but grant citizenship to refugees। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये पैसेज का सेंट्रल आइडिया नहीं है। B है, the severe nationwide protests are likely to put a brake on the implementation of CAA, thus it cannot be termed as a Hindu-Muslim issue and Indian Muslims should not agitate over it। अगेन स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन पूरी तरह से ये सेंट्रल आइडिया नहीं बता रहा है पैसेज का, क्योंकि ऑथर ने ये तो कहा है इंडियन मुस्लिम्स को कि आप फाइट मत करो CAA के अगेंस्ट, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि आप NRC के अगेंस्ट फाइट करना, ठीक है, उसके लिए वेट करो। Indian Muslims, instead of protesting against CAA, should be prepared to fight the implementation of NRIC because in the former case they will be considered as anti-nationals, यानी कि जब वो CAA के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे तब उन्हें एंटी नेशनल समझा जाएगा, while in the latter case यानी कि जब वो NRC के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे they would be able to garner support for their cause। ये बात बिल्कुल सही है, यही हमारे पैसेज का मेन पॉइंट भी है, तो यही आंसर भी होना चाहिए। It will be imprudent for Indian Muslims to portray themselves as pan-Islamic on the issue of CAA because it would be better if secular-minded and plural segments of the society would protest against this। तो ये बात जो है ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये पैसेज का मेन पॉइंट नहीं है, ये पैसेज के सिर्फ लास्ट पैराग्राफ में शॉर्ट में दे रखा था, तो यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, ऑथर ने जो एडवाइस दी है मुस्लिम्स को कि उन्हें अपनी पॉलिटिकल फायर को NRC के लिए बचा के रखना चाहिए रादर दैन CAA, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया है? तो मुझे लगता है सिंपल सी बात है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है CAA में कोई उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट NRC में जब वो प्रोटेस्ट करेंगे उसके अगेंस्ट तब शायद लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे। A है, it may be all right for the BJP in the present atmosphere in the country to play the pan-Hindu card, but if Indian Muslims seem to be pan-Islamic, they are likely to be targeted for being anti-national। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, पैसेज के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे NRC के लिए क्यों अपोज करना है ये बात नहीं कही गई है, और CAA के लिए अपोज क्यों नहीं करना है सिर्फ यही रीजन दे रखा है, इसलिए A ऑप्शन गलत होगा। हमें दोनों चीजों के रीजंस पता होने चाहिए। B है, the interest of Indian Muslims will be better served if they delay their protests and wait for the more discriminatory NRIC process to take place, because then their case would be stronger and they would be supported massively। ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए CAA के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमारे जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनके इंटरेस्ट सर्व नहीं हो पाएंगे, और NRIC ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है, इसलिए शायद यहाँ पर उनका केस स्ट्रोंगर बनेगा। Instead of protesting against CAA, Indian Muslims should take the Home Minister at his word. They should not fear losing their citizenships। ये बात अगेन स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर इस बात का रीजन नहीं दिया गया कि NRC के अगेंस्ट ओपोज करने के लिए क्यों कह रहे हैं उधर।
The spirit of the Indian Constitution is so obvious that the court is unlikely to endorse the CAA without asking for major changes. So Indian Muslims need not oppose the act as it will only defame their reputations as they will be considered as anti-nationals. स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगेन यहाँ पे एनआरसी के अगेंस्ट क्यों प्रोटेस्ट करना चाहिए इस बारे में कुछ नहीं दे रखा है। सीएए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए इसका रीजन है, लेकिन एनआरसी के अगेंस्ट क्यों करना चाहिए इसके बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ऑथर के असर्शन के पीछे सही लॉजिक बताता है। असर्शन ये है कि सीएए जो है उसके इम्प्लीमेंटेशन में ब्रेक लग सकता है, ठीक है, काफी हद तक ये पॉसिबल है। तो इसके पीछे कुछ रीजन जो ऑथर ने दिए थे वो ये थे कि पहला तो सीएए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को वायलेट करता है क्योंकि वो रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करता है, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसे इम्प्लीमेंट ना होने दे या फिर उसमें कुछ चेंजेस करे। उसके अलावा वेस्ट बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वहां पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रही है, इसलिए ये अभी इमीडिएटली तो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। इसके अलावा भी जितने सेक्युलर सेगमेंट्स है सोसाइटी के उन्हें इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम इशू अगर हम इससे बनाएंगे तो जो मेजॉरिटेरियन एलिमेंट्स है उनको इस चीज से फायदा हो सकता है। तो इस तरह के कुछ रीजंस दिए थे। A है the West Bengal government has said that for principal as well as political reasons the CAA is unacceptable to it and there were several protests in the northeast states in opposition of the act. Statement बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये हमारा सारे रीजंस नहीं बता रहा है फॉर द ब्रेक इन इम्प्लीमेंटेशन, ये सिर्फ एक रीजन बता पा रहा है। CAA is ultra vires of the constitution because prima facie it discriminates on the basis of religion for the grant of citizenship. ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे CAA जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ये बात भी करेक्ट है, लेकिन हमें इसके अंदर बेस्ट आंसर चूज करना है जो हमें सबसे ज्यादा अच्छा लॉजिक दे रहा हो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमें सिंपली एक ही रीजन दे रहा है। It is bet that the fight against CAA is led by secular-minded and pluralists among Hindus and Muslims jointly because it would be imprudent for Indian Muslims to showcase themselves as pan-Islamic. Again, ये भी एक ही रीजन दे रहा है, हमें सारे रीजंस नहीं बता रहा है। The CAA violates the spirit of the Constitution. It is especially unacceptable to the Northeast states, and it has turned into a Hindu-Muslim issue to the benefit of extremist majoritarian elements. ये बात जो है बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसने ऑथर की पूरी बात को समराइज कर दिया है। तो बेस्ट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। बाकी तीनों आंसर्स करेक्ट होते अगर डी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होता। डी ऑप्शन बाकी सब आंसर्स से बेटर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑथर जो है वो इनमें से किस स्टेटमेंट से अग्री करेंगे। A है the severe protests in the northeast and West Bengal will definitely put a brake on the immediate implementation of the CAA. ये बात बिल्कुल गलत है, ऑथर इससे अग्री नहीं करेंगे क्योंकि उनका ये मानना है कि शायद ऐसा हो कि इन प्रोटेस्ट की वजह से इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाए, बट डेफिनेटली ऐसा होगा, ऐसा कहीं भी ऑथर ने नहीं कहा है। We है Indian Muslims should not oppose the CAA because even the apex court has appeared disinclined to challenge the government's decision on CAA. अगेन स्टेटमेंट जो है वो हाफ करेक्ट है। यहाँ पे इंडियन मुस्लिम शुड नॉट अपोज द सीएए, ये बात कही है ऑथर ने, लेकिन इसलिए नहीं कही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका साथ देने से मना कर दिया है। इसलिए कही है क्योंकि सीएए उनके लिए प्रॉब्लमैटिक है ही नहीं, एनआरसी उनके लिए प्रॉब्लमैटिक होगा और उसके अंदर लोग उनको सपोर्ट भी करेंगे। सो बी ऑप्शन भी गलत होगा। The BJP can play the pan-Hindu card, but it would be wrong on the part of Muslims to play the pan-Islamic card because it would not be tolerated by anti-nationals. ये बात भी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है पैसेज में। The Supreme Court is likely to make amendments before endorsing the CAA as it violates the letter and spirit of the Constitution. ये बात जो है ये करेक्ट हो सकती है, ऑथर इससे अग्री करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट शायद इसमें कुछ अमेंडमेंट्स कर सकती है। सो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा रीजन बताया गया है, ऑथर ने बताया है फॉर सेइंग कि इंडियन मुस्लिम्स विल बी टारगेटेड फॉर बीइंग एंटी नेशनल। ये देखते हैं बिकॉज इंडियन मुस्लिम्स वर फाइटिंग ऑन द इशू दैट शुड हैव बीन हैंडल्ड बाय सेक्युलर माइंडेड एंड प्लूरलिस्ट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ये बात गलत है, उन्हें हैंडल करना चाहिए था, ये बात कही है ऑथर ने, लेकिन इस वजह से उन्हें इंडियन मुस्लिम्स को एंटी नेशनल बोला जाएगा ये जरूरी नहीं है।
because Indian Muslims were portraying themselves as pan-Islamic by holding protest over CAA। ये बात भी गलत है। ऑदर कहीं भी नहीं कह रहे हैं कि उनको एंटी नेशनल इसलिए बोला जाएगा क्योंकि वो पैन इस्लामिक होने का प्रूफ दे रहे हैं। Because CAA is not a Hindu-Muslim issue, but Indian Muslims have considered it so। ऐसा भी ऑदर ने कहीं नहीं कहा है कि इंडियन मुस्लिम्स ने इसको ऐसा इशू बना दिया है। Because Indian Muslims were stringently opposing the CAA on behalf of illegal Bangladeshi Muslims who would not be getting citizenships। ये बात बिल्कुल सही है। आप देखेंगे ऑदर ने पैसेज में ये बात लिखी है कि एंटी नेशनल इसलिए बोला जाएगा मुस्लिम्स को क्योंकि वो CAA के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि इंडियन सिटीजन्स है ही नहीं, जो कि इलीगल माइग्रेंट्स है फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, सो डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन से सवाल है जिनका जवाब पैसेज से हमें नहीं मिलता है? ए है, इज द CAA अ प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट? इसका जवाब हमें मिलता है, पैसेज में दे रखा है कि भाई CAA जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को वायलेट करता है। Who would be benefited by portraying the CAA as a Hindu-Muslim issue? ये भी हम जानते हैं एक्सट्रीम जो मेजॉरिटेरियन एलिमेंट्स है उनको इस चीज से फायदा होगा कि हिंदू और मुस्लिम जो है उनमें लड़ाइयां हो रही है, तो उनको पॉलिटिकल बेनिफिट्स हो सकते हैं इस चीज से। सो ये भी आंसर हमें पता है। What is the next contentious move on the government's agenda after the CAA? अब इसके लिए हम श्योरली नहीं कह सकते कि एजेंडा इसके बाद में NRC ही होगा। इवन ऑदर जो है वो खुद भी ये कहते हैं कि शायद मोस्ट प्रोबेबली CAA के बाद NRC हो सकता है, लेकिन डेफिनेटिवली हम नहीं बता सकते कि ऑदर जो गवर्नमेंट है वो CAA के बाद NRC लाएगी भी या नहीं लाएगी, या फिर इसके बाद जस्ट बाद में कौन सा एजेंडा है गवर्नमेंट का। सो ऑदर ने इसे प्रिडिक्ट किया है, लेकिन ऐसा होगा ये हम नहीं कह सकते, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि क्योंकि हमें नेक्स्ट कंटेंशियस मूव नहीं पता है गवर्नमेंट का, हमने प्रिडिक्ट किया है। सो सी ऑप्शन का आंसर हमें नहीं पता है। What caused predominantly Muslim educational institutions to be portrayed in an unfavorable light? ये भी हम जानते हैं क्योंकि हमें पता है कि वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे थे CAA के अगेंस्ट, इसीलिए वहां पे उन्हें गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ऑदर के असर्शन को स्ट्रेंथन करता है? ऑदर का असर्शन ये है कि CAA कुड कॉज द BJP द नेक्स्ट इलेक्शन इन असम। तो यहाँ पे ये इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि BJP जो है उसने CAA लागू किया है और CAA के हिसाब से जितने भी हिंदूज हैं, सिख्स हैं, जैन्स हैं, जितने भी लोग हैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, तो उन्हें हम यहाँ पे रख सकते हैं, उन्हें हम सिटीजनशिप दे देंगे और बाकी जो मुस्लिम्स हैं उन्हें सिटीजनशिप नहीं देंगे। तो प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि असम के अंदर जो 19 लाख लोग NRC में नहीं आए हैं, यानी कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनके अंदर से भी जो हमारे हिंदूज हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में हैं। तो ऑब्वियस सी बात है अब उन सबको सिटीजनशिप मिल जाएगी जिन्हें असम वाले लोग नहीं रखना चाहते थे अपनी कंट्री में। ठीक है, तो इसी वजह से वहां पे राइट्स हो रहे थे और इसी वजह से BJP जो है शायद वो नेक्स्ट इलेक्शंस में हार जाए। A है, the NRC process in Assam turned out to be counterproductive from the BJP's perspective as the Assam Bharatiya Janata Party was unhappy over the final list and demanded a nationwide NRC। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इसकी वजह से वो इलेक्शन नहीं हारेंगे ऑब्वियसली। There was severe protest going on in Assam, a situation reminiscent of the anti-Bengali riots in the early 1960s in undivided Assam। Again, statement करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो severe protest है सिर्फ वही रीजन नहीं है इलेक्शन खो देने का। Over 19 lakh people were excluded from the NRC list in Assam, who were mostly Bengali Hindu migrants. But CAA's primary purpose is to give citizenship to Bengali Hindus, which has hit a major political storm in Assam aimed at the central government। ये बात जो है ये बिल्कुल सही होगी। पॉलिटिकल स्टॉर्म जो है वो इसी वजह से आई है क्योंकि ज्यादातर लोग जो इलीगल माइग्रेंट्स बताए जा रहे हैं थ्रू द NRC, वो सब जो है उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। Assam had exploded in opposition to CAA and was protesting against the BJP, so the passage of this law has turned out to be of extreme discomfort to the central government। Discomfort का reason था, लेकिन इलेक्शन क्यों लूज कर सकती है वहां पर BJP, इसका रीजन C होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, ऑदर की पैसेज के अंदर टोन किस तरह की है? ठीक है,
ए देखते हैं लॉजिकल। अब यहाँ पे लॉजिकल एग्जैक्टली नहीं कह सकते हम ऑथर की टोन को। हाँ, उन्होंने लॉजिक का इस्तेमाल किया है, उन्होंने कहा है कि सीए जो है वो इंडियन मुस्लिम्स के लिए उतना बुरा नहीं है जितना एनआरसी है, लेकिन पूरे पैसेज में उनकी जो टोन है, उनके लिखने का तरीका है, वो लॉजिकल नहीं लगता। वो सिंपली एडवाइस दे रहे हैं इंडियन मुस्लिम्स को कि भाई आप जो है सीए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट ना करें, एनआरसी जब लागू होगा तो उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो ए तो है वो गलत हो जाएगा। बी है सिनिकल, यानी कि अब ऑथर जो है उन्हें किसी तरह की होप बची नहीं है जीवन से, उनको लगता है कि जीवन में अब सब कुछ बुरा ही होने वाला है। तो ये भी गलत है, क्योंकि ऑथर होप कर रहे हैं कि अगर एनआरसी कभी लागू होता है तो उसके अंदर इंडियन मुस्लिम्स को सपोर्ट करने वाले लोग बहुत सारे होंगे। इवन कोर्ट्स जो हैं इंडिया की, वो भी इंडियन मुस्लिम्स को सपोर्ट करेंगी। सटायरिकल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑथर जो है वो यहाँ पे किसी चीज को मॉक नहीं कर रहे हैं, किसी चीज का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, किसी इनजस्टिस की बात इन अ फनी वे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनजस्टिस की बात तो कर रहे हैं लेकिन बहुत सीरियस तरीके से कर रहे हैं। सटायर यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। डायडैक्टिक बिल्कुल करेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है। मेजरली आप देखेंगे पैसेज में शुरुआत से लेकर एंड तक ऑथर यही एडवाइस कर रहे हैं इंडियन मुस्लिम्स को कि आप अपनी प्रोटेस्ट को बंद कर दीजिए, क्योंकि फिर आपको एंटी नेशनल लेबल दे दिया जाएगा। सो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से सारे स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट यूसेज शो करते हैं ऑफ द फ्रेज होल्ड फीट टू द फायर एक्सेप्ट वन स्टेटमेंट। तो वो स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे होल्ड फीट टू द फायर जो फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि आप किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो। ठीक है, या आप किसी को अकाउंटेबल ठहरा रहे हो किसी भी चीज के लिए। ऑप्शंस देखते हैं। ए है द पब्लिक हैज बीन होल्डिंग द मिनिस्टर्स फीट टू द फायर फॉर फुलफिलिंग द प्रोमिसेस दैट ही मेड इन द इलेक्शन कैंपेन। ये जो है बिल्कुल करेक्ट यूसेज है इस फ्रेज का, क्योंकि ऑब्वियसली मिनिस्टर को हम अकाउंटेबल रख रहे हैं, या हम उसको रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं, या फिर हम उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करें। ठीक है, I will hold his feet to the fire because he thinks it was funny when it was a matter of life or death. ये बात जो है यहाँ पे करेक्ट यूजेज नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक्चुअल में ये नहीं कह रहे हैं इस फ्रेज से कि किसी को आप किसी की फीट को आप फायर में डाल दो। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि उस इंसान को आप प्रेशराइज करो। तो यहाँ पे वो फनी उसको लग रही है कोई चीज, तो हम उसको प्रेशराइज थोड़ी कर सकते हैं कि आप इस चीज को सीरियस माने, है ना। A trusted friend or family member who will hold your feet to the fire significantly improves your chance of succeeding. ये भी करेक्ट यूजेज है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आपको अगर कोई प्रेशराइज करता है, आपको थोड़ा बहुत अगर प्रेशर डालता है कि हाँ आप पढ़ाई करते रहो, तो वो चीज आपको आपकी सक्सेस को बहुत ज्यादा चांसेस मिल जाती है कि आप इम्प्रूव करेंगे या आपको सक्सेस मिलेगी। Kenny set to meet the insurance industry next week and hold their feet to the fire over their failure to provide cover for homes in flooded areas. यहाँ पर भी वो प्रेशर डालने वाला है इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर कि भाई आप जो है आपने इन फ्लडेड एरियाज के अंदर आपने इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं किया है, तो आपको प्रोवाइड करना चाहिए। तो जब भी आप किसी पे प्रेशर बना रहे हैं या फिर आप किसी को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं किसी चीज के लिए, तब आप ये फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं। बी ऑप्शन में इसका सही इस्तेमाल नहीं है, इसलिए वही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा वर्ड है जो प्राइमा फेसी को रिप्लेस कर सकता है? तो प्राइमा फेसी का मतलब यह है कि एक नजर देखते ही, मतलब पहली बार में हम जब किसी चीज को देखते हैं तो वो हमें कैसी लगती है, तो पहली नजर में देखते ही ऐसा लगता है कि सीएए जो है वो रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट कर रही है, ऐसा पैसेज में लिखा गया था। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो होगा ए, क्योंकि आप जब देखेंगे इसको तो प्राइमा फेसी जो है उसका सिनोनिम होता है प्यूटेटिवली, जिसका मतलब भी यही होता है कि आप जो पहली नजर में किसी चीज को देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबली इसका आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोबेबली का मतलब होता है कि शायद ऐसा होगा, लेकिन हम प्राइमा फेसी के अंदर हम ये कह रहे हैं कि जब हम शुरुआत में किसी चीज को देखते हैं या पहली बार किसी चीज को देखते हैं। सुपरफिशियली बहुत क्लोजली रिलेटेड है प्राइमा फेसी से, लेकिन सिमिलर नहीं है। प्राइमा फेसी का मतलब पहली बार देखते ही, और सुपरफिशियली का मतलब ऊपर से देखना। ठीक है, डीपली उसके बारे में नहीं सोचना, तो ये भी गलत होगा। डूबियसली यानी आपको कोई चीज पता ही नहीं है तब आप उसके बारे में बात कर रहे हैं,
तो ये भी क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन ये प्राइमा फेसी का एग्जैक्ट मतलब नहीं है। ठीक है, प्राइमा फेसी मतलब पहली बार जब हम किसी चीज को देख रहे हैं तो हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन प्यूटेटिवली का मतलब एग्जैक्टली यही होता है कि हम किसी चीज को पहली बार देख रहे हैं या पहली बार एनालाइज कर रहे हैं। सो बाकी सारे ऑप्शन जो है वो गलत होंगे, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए क्योंकि वो सिनोनिम है प्राइमा फेसी का। We have now reached the end of the session. Hope you enjoyed it. Please like, share, comment and subscribe below to let us know what you think about the video. Jai Hind.